आज हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, जो कि वक्त की ज़रूरत है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कानून के सामने सब समान होना चाहिए और सबके लिए समान कानून होना चाहिए। यही जीवंत लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत है। दूसरी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखा कि विभिन्न मंचों से भी मांग उठ रही है कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाए। तो उन्होंने क्या कहा है कि केंद्र सरकार इस पर आवश्यक कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है उससे कदम उठाने के लिए। दूसरा कहा, आधुनिक भारतीय समाज में जो है ख़त्म हो रहे हैं धर्म, समुदाय और जाति के पारंपरिक अवरोध जो हैं, और ऐसे में युवाओं को जो विभिन्न कानूनी मुद्दों से संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसमें जो है एक जनजाति महिला को जो है तलाक दिया गया था, तो उसमें वहाँ की परिवार अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। तो इनमें सत्यप्रकाश मीरा ने और अलका मीरा ने शादी करी थी 24 जून 2012 को। हिंदू पद्धति से विधवा किया इन्होंने, लेकिन जब तलाक की अर्जी डाली तो वो खारिज कर दी। दलील दी कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम प्रावधान लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते ये अधिनियम? क्योंकि वो राजस्थान के जो अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। तो परिवार अदालत ने यहाँ पे इनको जो है वो कर दिया था, इनको मतलब अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जनजाति के लिए कोई विशेष अदालत अभी तक नहीं है भारत में। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये है चैन। 1954 में हमारे हिंदू लॉज बने, 56 में उन्होंने हमें इकट्ठा किया, 1986 में शाहबानो का केस आया, 2003 में क्या हुआ था कि APJ अब्दुल कलाम ने भी इसको सपोर्ट किया, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपनाया। तो समान नागरिक संहिता क्या है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में एक रूपता प्रदान करती है। 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 44 में संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। 37 में ये कहा गया है कि DPSP यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको तुम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये सिद्धांत शासन में जो है मौलिक प्रकृति के होंगे। आगे देखते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है। अधिकांश कानून हमारे समान नागरिक संहिता में आते हैं, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री, संपत्ति हस्तांतरण, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। लेकिन कई राज्यों ने कानूनों में कई संशोधन किए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता दिखाई देती है। हाल ही में कई राज्यों में एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो समान नागरिक संहिता नहीं चाहते। अगला, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? 1835 में जब ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसमें अपराधों को, सबूतों को, अनुबंधों को, इन विषयों को संहिताकरण करने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें हिंदू और मुसलमानों को के व्यक्तिगत कानूनों को अलग रखा गया। ब्रिटिश शासन के अंत में क्या हुआ कि व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की वृद्धि हो गई। तो इसमें क्या हुआ, 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाई गई। इन जो है सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों के लिए जो उत्तराधिकार से संबंधित सारे कानून बना दिए गए, और उनको 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक विधेयक के रूप में पास कर दिया गया। लेकिन फिर भी मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के कानून अलग ही रहे इसमें। अगला क्या था? तो कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में भी कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे शाहबानो मामले में दिया गया निर्णय संविदित है। सरला मुदगलवाद 1995 ये भी काफ़ी चर्चित है, क्योंकि जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के विवाद से जुड़ा हुआ है। और ये भी तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान और उसके गौरवपूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो केंद्र ने भी सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे फ़ायदे ये होंगे, सबसे पहला कि समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, और जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को ही बल मिलेगा। कानून हो जाएंगे सरल, यानी जटिल नहीं रहेंगे, जैसे कि विवाह के, विरासत के, उत्तराधिकार के, और इस परिणाम स्वरूप क्या होगा, सभी नागरिकों पर लागू होंगे। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को इससे बल मिलेगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर जो अलग नियमों से नहीं बल्कि सभी कानूनों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनना चाहिए। लैंगिक न्याय भी सुनिश्चित होगा, जिससे ट्रिपल तलाक और ऐसे मुद्दे हटाए जा सकेंगे, जैसे मौजूदा व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे और उन कानूनों में लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली चुनौती ये होगी कि ज़्यादातर कानूनों में सरकार ने ये लिख रखा है कि ये कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे। दूसरा अपवाद ये है कि इस अधिनियम के अनुसार कि कोई भी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा। तीसरे में कोई भी गोवा और दमन द्वीप में लागू नहीं होगा। फिर 371 या 371G के हिसाब से नागालैंड और मिजोरम में
उनकी राज्य की प्रथागत कानून और धर्म आधारित प्रणाली का स्थान कोई भी कानून नहीं ले सकता। फिर दूसरा कारण क्या होगा सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए, कि सांप्रदायिक राजनीति होगी। कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में ही की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। फिर संवैधानिक बाधा भी आएगी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 जो कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, ये 14 का उल्लंघन करता है। अगला आगे की राह क्या हो सकती है, कि परस्पर विश्वास निर्माण के लिए समाज और सरकार को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा, एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार अलग अलग कानूनों को चरणबद्ध रूप से लागू करे, जैसे विवाह का अलग से ले, गोद लेने का, उत्तराधिकार का, अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को भी संहिताबद्ध किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।